पेज नंबर 228। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था भाई मिस एप्लीकेशन। ओके जी, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये कौन सा पार्टनर हुआ करता था जो एम शोखी शोखी में मर जाता था? ये वो पार्टनर था कि जिसके स्टेटमेंट पे बिलीव करके थर्ड पार्टी फर्म को कोई क्रेडिट दे देती थी, कोई कर्जा दे देती थी, ठीक है, और फर्म अगर डिफॉल्ट कर जाए तो थर्ड पार्टी इसको भी लायबल करार दे सकती थी। ये वो वाला पार्टनर है। अब होल्डिंग आउट जो है उसमें दो किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं। जो बंदा अपने आप को पार्टनर कह रहा है या पार्टनर समझवा रहा है, दो किस्म की स्टेटमेंट है, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है कि कोई भी बंदा अपने वर्ड्स ऑफ माउथ से बताए, खुद से बताए थर्ड पार्टी को कि भाई मैं क्या हूं, मैं फलां फर्म का पार्टनर हूं, ठीक है, और थर्ड पार्टी इस चीज पे बिलीव करके फर्म को कोई क्रेडिट दे दे, ठीक है, और बाद में फर्म डिफॉल्ट कर जाए तो ये पार्टनर भी क्या हो जाएगा, लायबल करार हो जाएगा थर्ड पार्टी के लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें बंदा खुद बता रहा हो कि भाई मैं फलां फर्म का पार्टनर हूं। लेट्स सपोज ABC, हमारे पास ABC एंड को के नाम से एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें एक मिस्टर D है, वो मिस्टर X को कहता है कि भाई मैं ABC एंड को का क्या हूं, पार्टनर हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ओके। एक होती है इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मिस्टर D तो कुछ नहीं कह रहा होता, लेकिन ABC जो है, ये तीन पार्टनर मिस्टर D के नॉलेज से, यानी कि मिस्टर D को इस बारे में पता है, मिस्टर X को कहते हैं कि भाई मिस्टर D जो है ये भी हमारा पार्टनर है, और मिस्टर D को पता है कि उनके बारे में ये बात की जा रही है और वो आगे से कुछ रिएक्शन नहीं देते। मतलब मिस्टर D अलाउज ABC टू रिप्रेजेंट हिम एज पार्टनर टू थर्ड पार्टी। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें बंदा खुद से बयान करे कि मैं फलां फर्म का पार्टनर हूं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, और जिसमें फर्म के पार्टनर्स ये बयान करें विद द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन कि जनाब ये बंदा भी हमारी फर्म का पार्टनर है, और वो बंदा इस चीज को अलाउ करे, डिनाई ना करे, दैट वुड बी कॉल्ड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब थर्ड पार्टी, लेट्स सपोज ABC एंड को ने कहा कि भाई हम जो है वो हम पार्टनर की मीटिंग है आपके साथ, हम पार्टनर्स आपके साथ मिलना चाहते हैं। मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है जी आ जाए। ABC ने क्या किया, मिस्टर D को पकड़ा, और ये अब A, B, C और D ये चारों लोग मिस्टर एक्स से मिलने के लिए चले गए। अब मिस्टर एक्स क्या समझेगा मिस्टर D को, कि मिस्टर D कौन है, पार्टनर है, ठीक है। अब किसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब यहां पे मिस्टर एक्स ने अंडरस्टैंड किया कि जनाब ये बंदा मिस्टर D कौन है, ये भी पार्टनर है AB एंड C का, और AB और C ने भी बताया कि जनाब मिस्टर D जो है वो हमारे पार्टनर है, और D खामोश रहे। D ने आगे से डैनियल नहीं दिया, डिनाई नहीं किया, तो हम क्या समझेंगे, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। गॉट इट? आते हैं जरा इसकी तरफ, देखिएगा प्लीज। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन है जी? अ पर्सन हु एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली क्या है, खुद से बताए, इम्प्लाइडली क्या है कि थर्ड पार्टी इसको समझ रही हो, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि मिस्टर एक्स समझेगा कि ABCD चारों के चारों पार्टनर है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइडली। एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि ABC ने विद द नॉलेज ऑफ D क्या कहा
कि मिस्टर डी भी हमारे पार्टनर है और डी ने जानबूझ के कुछ भी आगे से जवाब नहीं दिया, ठीक है, मतलब एडमिट किया, परमिट किया, permits himself to be so represented to the third party that he is partner in a firm is called partner by holding out, ठीक है जी। और इसका लीगैलिटी इसकी क्या है जी, कहते हैं जनाब इफ थर्ड पार्टी गिव्स क्रेडिट टू द फर्म ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, अगर थर्ड पार्टी को ये लगे कि हाँ भाई मिस्टर डी जो है ये भी इनका पार्टनर है, मिस्टर डी शरीफ आदमी लग रहा है, मिस्टर डी अच्छा आदमी है, इस बात पे यकीन करते हुए कि मिस्टर डी भी इनकी फर्म का पार्टनर है, वो क्या कर दे, फर्म को क्रेडिट दे दे, लोन दे दे, तो क्या होगा जनाब, द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट शैल बी लायबल एज इफ ही इज पार्टनर इन द फर्म, तो वो थर्ड पार्टी को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी को लायबल हो जाएगा। गॉट इट। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी किस्म की जनाब, हमने कहा जी 2 किस्म की है। इट इज इमटेरियल दैट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डज और डज नॉट नो दैट representation has reached the person so giving credit, it means representation may be direct or indirect। थर्ड पार्टी को देखिए मिसाल के तौर पर ABC मिस्टर डी को अपना पार्टनर रिप्रेजेंट कर रही थी, किसको, मिस्टर एक्स को, ठीक है, लेकिन एक मिस्टर वाई सुन रहा था साथ में बैठा हुआ। अब डी को ये नहीं पता कि मिस्टर वाई हमारी बातें सुन रहा है। अब वाई ने सारी की सारी बातें सुनी, वाई को पता चल गया कि डी भी कौन है, पार्टनर है। अब एक्स ने तो कर्जा नहीं दिया, लेकिन वाई ने क्या कर दिया, कर्जा दे दिया, इस चीज पे बिलीव करते हुए कि डी कौन है जनाब, पार्टनर है, और डी को पता ही नहीं है कि वाई हमारी बातें सुन रहा था, लेकिन वाई ने बातें सुनने के बाद क्या डिसाइड कर लिया कि जनाब वो कर्जा दे देगा। अब यहाँ पे अगर लेट सपोज ए बी एंड सी वाले भाग जाते हैं पैसे लेके, तो वाई के लिए मिस्टर डी लायबल होगा, तो लॉ कहते हैं यस लायबल होगा। इसीलिए तो आपको बता रहे हैं यहां पे इट इज इमटेरियल दैट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डज और डज नॉट नो दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। मिस्टर डी को पता हो या ना पता हो कि जनाब रिप्रेजेंटेशन पहुंच चुकी है, मतलब मिस्टर डी को नहीं पता कि वाई भी इस रिप्रेजेंटेशन को सुन रहा था, ठीक है, मिस्टर डी को नहीं पता, लेकिन वाई ने इस रिप्रेजेंटेशन को सुना और इसी की बेस पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दी, तो लॉ कहता है जनाब दिस इज इमटेरियल, किसको पता था कि नहीं पता था, मिस्टर डी क्या होगा, लायबल होगा। ओके, इसके एग्जांपल भी थोड़ी देर में करते हैं। तो कहते हैं जनाब 2 किस्म की रिप्रेजेंटेशन है। नंबर 1 इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, वो क्या है जनाब, अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मे हैव बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय हिज कंडक्ट रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर। एग्जाम्पल देखिए, पारस रिप्रेजेंट्स टू रिजवान दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ अरसलान, नुमान एंड अली। पारस ने क्या कहा रिजवान को, अरसलान, नुमान और अली की फर्म में मैं भी क्या हूं, पार्टनर हूं। वाइल एक्चुअली ही इज नॉट अ पार्टनर, हकीकत में वो पार्टनर नहीं था। ऑन द फेथ ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन रिजवान गिव्स क्रेडिट टू द फर्म, द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट सब्सिक्वेंटली। अब क्या होगा जनाब, रिजवान कैन मेक पारस लाइबल ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट एंड पारस इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट ही इज पार्टनर इन द फर्म। गॉट इट। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखिए जनाब, यहां पे कहता है जी अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मे हैव नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर टू द अदर पर्सन। यहां पे वो खुद नहीं बता रहा बल्कि दूसरों को अलाउ कर रहा है अपने नॉलेज के साथ कि भाई साहब हाँ आप मुझे पार्टनर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ पे एग्री हूँ कि अलाउ है, आप कर दें मेरे को पार्टनर, कि मैं भी जनाब आपका पार्टनर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर डी खुद नहीं बोल रहा बल्कि ए बी एंड सी मिस्टर एक्स को कह रहे हैं कि मिस्टर डी हमारा पार्टनर है, और मिस्टर डी जनाब यहाँ पे खामोशी से सारी की सारी बातें सुन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, कहता है जनाब आमिर एंड बाकिर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Zahid informs Yasir that he is also a partner in the firm of Amir and Bakir. जाहिद ने यासिर को क्या कहा कि मैं भी आमिर और बाकिर की फर्म का पार्टनर। यासिर कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन टू हिज फ्रेंड कामरान। जाहिद ने क्या कहा, कामरान को जाके बता दिया, मतलब एक्स ने क्या कहा, एक्स ने वाई को बता दिया या वाई ने बातें सुन ली, एक ही बात है, ठीक है। जाहिद ने क्या किया, कामरान को जाके बता दिया, क्या बताया कि भाई साहब यासिर भाई जो हैं, सॉरी जाहिद भाई जो हैं वो भी आमिर और बाकिर की फर्म के पार्टनर हैं।
ये किसने बताया? जाहिद ने खुद बताया या जाहिद ने जिसको बताया था उसने आगे किसी और को बताया? जिसको बताया था उसने आगे किसी और को बताया। मतलब अब जाहिद को नहीं पता कि कामरान को भी इस स्टेटमेंट के बारे में पता है। ठीक है जी, आगे देखिए। कामरान बिलीविंग जाहिद टू बी पार्टनर टू द फर्म ऑफ आमिर एंड बाकिर सप्लाइज गुड्स ऑन क्रेडिट टू द फर्म। तो क्या इस सिचुएशन में कैन कामरान मेक जाहिद लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनपेड? तो यहां पे लॉ हमें क्या कहता है? यस, कामरान कैन मेक जाहिद लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस अंडर द doctrine of holding out because Kamran has acted on the faith of representation while giving credit to the firm. For making the doctrine of holding out applicable, it is not necessary that representation must be made directly to the person on giving credit. समझ आ गई बात की? तो यहां पे अगर Y ने इनकी बातों को सुन लिया, D को बेशक नहीं पता कि Y ने मेरी बात सुन ली है, D को बेशक नहीं है पता कि Y इस स्टेटमेंट के बारे में जानता है, और Y ने इस फेथ पे ABC एंड को एक कर्जा दे दिया और वो डिफॉल्ट कर गए, तो अब D भी क्या होगा? Y के लिए लायबल होगा। अब समझ आई कहानी की? ओके, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे से पूछ सकता है यहां तक। सर अगर D को भी नहीं पता और क्या नाम है फर्म किसी और को कहे कि ये हमारा पार्टनर है, अगर A B एंड C खुद ही अपने मिस्टर एक्स को कहते हैं कि जनाब डी हमारा पार्टनर है और डी को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, और ना ही डी ने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी है और ना ही वो इनडायरेक्ट समझी जाएगी, तो फिर तो कोई पार्टनर नहीं होगा। ऐसे थोड़ी है कि जनाब मैं कहूँ मैं फर्गूसन का पार्टनर हूँ या फर्गूसन वाले कहें कि हसन चौहान हमारा पार्टनर है, मुझे ना पता हो ना फर्गूसन वालों को पता हो, कोई चक्कर ही नहीं है, तो मेरे कहने से नहीं हो जाएगा ऐसा। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए जिसके बारे में जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपना पार्टनर, जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, उसको पता होना चाहिए कि उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, यहां पे इनडायरेक्ट का मकसद क्या है कि डी ने ए बी सी और डी चारों ने मिलकर कहा कि जनाब हम सब पार्टनर हैं, मतलब डी ने अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर किया एक्स को। ठीक है, यहां पे डी ने रिप्रेजेंटेशन बनाई, मेक की, इसको सुन लिया वाई ने। ठीक है, वाई के नॉलेज में ये चीज आ गई क्योंकि डी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ था, तो वाई के नॉलेज में चीज आ गई, तो अब कहता है लॉ कहता है जनाब अब अगर वाई कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, क्रेडिट देता है इस फेथ पे, और उसके लिए फिर क्या होगा? डी भी लायबल होगा। ठीक है, लेकिन ए बी सी एंड को वाले जाके मिस्टर एक्स को कहते हैं कि जनाब डी हमारा पार्टनर है, डी को पता ही नहीं है, और वाई ये बात सुन लेता है और ए बी सी को कर्जा दे देता है, तो इस सिचुएशन में डी जो है वो ना तो होल्डिंग आउट पार्टनर होगा और ना ही डी लायबल होगा। क्लियर? किसी किस्म के मसले मसाइल? हाँ जी, ऑल ओके? कोई परेशानी? चलें जी, साइलेंस एज रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई बंदा आपको कह रहा हो कि जनाब आप हमारे पार्टनर हैं, या किसी दूसरे बंदे को इंट्रोड्यूस करवा रहा हो कि जनाब ये जो है वो मिस्टर ए हमारे पार्टनर है, वही एग्जांपल की तरफ मैं आऊँगा। ए बी सी मिस्टर एक्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एज कि डी हमारा क्या है? पार्टनर है, और डी यहाँ पे खामोश है, साइलेंट है, डी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना उसने यस कहा ना उसने नो कहा, तो कानून कहता है कि उसके साइलेंस को हम क्या मान लेंगे? उसकी एक्सेप्टेंस मान लेंगे। ठीक है जी, उसकी खामोशी को हम क्या मान लेंगे? कि वो अलाउ कर रहा है कि वो क्या है? एक पार्टनर है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 21, अनवर इंट्रोड्यूसेस नादिर टू जफर एज हिज पार्टनर। अनवर ने जफर को क्या बताया कि नादिर कौन है? हमारा पार्टनर है। व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट सो एंड नादिर कीप्स साइलेंस, और नादिर ने कोई आगे से जवाब नहीं दिया कि मैं नहीं मैं पार्टनर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसने। क्या होगा? ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन जफर गिव्स क्रेडिट टू अनवर, सब्सिक्वेंटली अनवर बिकम्स इंसॉल्वेंट, जफर कैन मेक नादिर लायबल ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट। गॉट इट? अच्छा जी, अब यहां पे हम बात करते हैं जनाब नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी। मैं ऐसे एग्जाम्पल के ऊपर स्ट्रिक्ट रहूंगा क्योंकि ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव सी एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं।
ABC एंड को है जनाब आपके पास, मिस्टर X है, मिस्टर D है। मिस्टर X ने कर्जा दिया ABC एंड को, और जब ये कर्जा दे रहे थे इसको नहीं पता था कि मिस्टर D अपने आप को पार्टनर कहता है ABC एंड को। मतलब एट द टाइम ऑफ गिविंग क्रेडिट पार्टी को ये नहीं पता कि D जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ABC एंड को का पार्टनर। यानी कि जो कर्जा दिया गया इस चीज पे बिलीव करके नहीं दिया गया कि D भी इनका पार्टनर है। बाद में D ने डिक्लेयर किया कि जनाब वो भी ABC एंड को का क्या है, पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बाद में यानी कि कर्जा जब दिया गया उस टाइम पे इस चीज पे बिलीव करके नहीं दिया गया कि D भी क्या है, उनका पार्टनर है। अब लेट्स सपोज A, B एंड C डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो क्या ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मिस्टर D लायबल होगा? यस, तो ये लायबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो कर्जा दिया गया वो इस फेथ पे नहीं दिया गया कि D भी उनका पार्टनर। लेकिन अगर कर्जा इस फेथ पे दिया जाए कि D कहे जनाब मैं भी ABC एंड को का पार्टनर हूं, और इस बात पे यकीन करके X क्या कर दे, लोन दे दे, तो फिर मिस्टर D क्या होगा, लायबल होगा। देखिए जनाब क्या कह रहा है, while applying the principle of holding out, the other person must have acted on the faith of such representation and gives credit to the firm. It does not matter whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the other person giving credit. ठीक है, उसको पता या नहीं पता, लेकिन अगर उधार दे रहा है, लेट्स सपोज जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि Y ने सुन के उधार दे दिया, तो वो समझा जाएगा कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि जनाब वो बंदा भी पार्टनर और उधार दे दे, तो उसमें जो होल्डिंग आउट होगा पार्टनर, वो थर्ड पार्टी को लायबल नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 22 देखिए। सबसे पहले आमिर टेल्स बिलाल सप्लायर को क्या कहते हैं, विद इन द हियरिंग ऑफ कासिम, जो पार्टनर है, दैट ही यानी कि आमिर इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म ऑफ कासिम। आमिर ने बिलाल को क्या कहा, कासिम सुन रहा था इस चीज को, क्या कहा आमिर ने बिलाल को कि मैं क्या हूं, कासिम की फर्म का पार्टनर। कासिम डज नॉट ऑब्जेक्ट ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ आमिर। कासिम ने कहा कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेटर बिलाल सप्लाई सर्टेन गुड्स टू आमिर हु प्रिटेंडेड टू एक्ट एज पार्टनर विद कासिम। बाद में जनाब बिलाल ने क्या किया, आमिर को चीजें उधार पे दे दी। अब क्या होगा, कासिम विल बी लायबल टू पे द प्राइस। कासिम बाय कीपिंग क्वाइट हैड लेड बिलाल टू बिलीव दैट आमिर इज अ पार्टनर। गॉट इट। यहां पे थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि वो बंदा भी क्या है, पार्टनर होल्डिंग आउट। एग्जांपल नंबर 23 देखिए। जमीर हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ रहमान एंड सलमान। रहमान और सलमान की फर्म का वो पार्टनर नहीं है। रिप्रेजेंट्स टू अनवर दैट ही इज ऑल्सो पार्टनर इन अ फर्म। अनवर को उसने क्या कहा, मैं रहमान और सलमान की फर्म का पार्टनर हूं। किसने कहा, जमीर ने कहा। आगे क्या हुआ जी, बाबर हु डज नॉट नो ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। कोई बंदा बाबर है जनाब, उसको ये नहीं, उसको इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में नहीं पता कि जमीर ने ये बात की है, ठीक है। गिव्स क्रेडिट टू द फर्म ऑफ रहमान एंड सलमान। बाबर ने रहमान और सलमान को चीजें जो है वो उधार पे दे दी, ठीक है। अब क्या हुआ जी, बाबर कैन नॉट मेक जमीर लायबल फॉर द क्रेडिट गिवन ऑन द फर्म to the firm on the basis of holding out because he has not actually acted on the faith of the representation while giving credit to the firm. अब बाबर जो है वो जमीर को ये नहीं कह सकता कि तुम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो, लिहाजा तुम भी मेरे लिए लायबल हो, ठीक है, क्योंकि बाबर ने जो चीजें दी थी जब वो उधार दे रहा था तो उस टाइम पे उसको ये नहीं पता था कि जमीर ने ये स्टेटमेंट दी हुई है। ओके, तो इस वजह से जमीर को वो लायबल करार नहीं ठहरा सकता। क्लियर? यहां तो के मसले मसाइल बेटा ऑल ओके। अच्छा, अब इसके बाद जनाब एप्लीकेशन ऑफ होल्डिंग आउट ऑन आउटगोइंग पार्टनर। देखिए बेटा, मैं ट्रिपल सी की एग्जांपल देता हूं। सबको पता है कि जनाब इसमें हसन, अरशद, नबील और मुबशिर ये 4 पार्टनर हैं। इनमें ये 2 एक्टिव पार्टनर हैं। मैंने फर्म छोड़ दी, लेकिन पब्लिकली मैंने ये चीज नहीं बयान की। मेरे एक दोस्त हैं,
नुमान, लेट सपोज, क्योंकि मैंने पब्लिकली बयान नहीं की ये चीज़, तो किसी को भी नहीं पता कि मैं फर्म छोड़ चुका हूँ, सबको अभी भी यही है कि मैं फर्म का पार्टनर हूँ। नुमान ने क्या किया, ट्रिपल सी को कर्जा दे दिया, उधार दे दिया। मैं तो फर्म का पार्टनर नहीं हूं, कर्जा भी मेरे जाने के बाद फर्म को मिला, ठीक है, लेकिन नुमान को यह लगा कि जनाब ये पार्टनर है क्योंकि मैंने किसी किस्म का पब्लिक नोटिस नहीं दिया। ट्रिपल सी लेट सपोज हो गई डिफॉल्ट, इंसॉल्वेंट, तो क्या नुमान मेरे से आके पैसे ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि अगर मैं एक्टिव पार्टनर हूं और मैंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो मैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट समझा जाऊंगा अगर मैं फर्म छोड़ देता हूं तो। ओके, देखिए यहां पे क्या कह रहा है जी, द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट ऑल्सो अप्लाइज इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डिजीज्ड और इंसॉल्वेंट पार्टनर। अगर लेट सपोज किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, अल्लाह ना करे इतनी जल्दी हो, भी सारे जवान हैं हम, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो तो सबको पता चल जाएगा कि भाई साहब अब ये बंदा इस दुनिया में नहीं है। या कोई पार्टनर डिफॉल्ट हो जाता तो उसका भी पब्लिकली अखबार इश्तिहार निकलते हैं कि जनाब फलां बंदा जो है वो डिफॉल्ट हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो वो सबको पता चल जाता ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर कोई एक्टिव पार्टनर छोड़ के जाता हो, ना वो मरा हो ना वो इंसॉल्वेंट हो, दुनिया को अभी भी ये लग रहा है कि जनाब ये पार्टनर है फलां फर्म का, और अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट समझा जाएगा। गॉट इट? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 24, A partnership firm consists of सलमान, नुमान, जिशान एंड रहमान। 4 पार्टनर हैं जनाब, सलमान, नुमान, जिशान और रहमान। रहमान रिटायर्स फ्रॉम द फर्म बट फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस। रहमान ने क्या किया जी, फर्म छोड़ दी लेकिन पब्लिकली बताया नहीं किसी को। एंड हिज नेम कंटिन्यूज टू बी यूज्ड ऑन लेटर हेड, और लेटर हेड पे जनाब उसका नाम आता रहा। Is रहमान liable to debt contracted subsequent to his retirement? तो हम क्या कहेंगे, yes, रहमान is liable as partner by holding out to creditors who have lent on the faith of his being partner. Got it? समझ आ गई बात की? जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी कि मेरे दोस्त ने इस चीज़ पे बिलीव करते हुए कि मैं अभी भी पार्टनर हूँ, ऑल्दो मैं पार्टनर नहीं हूँ, कर्जा दे दिया, डिफॉल्ट होगी, अब मैं क्या होऊंगा, अपने दोस्त के लिए लायबल होऊंगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ तक बेटा कोई मसले मसाइल तो आप मेरे से पूछ सकते हैं आगे। ऑल ओके, चलें आगे। यार 15-20 मिनट की क्लास, कौन सी क्लास होती है? चलें आपका जो है वो टेस्ट शुरू करवा देते हैं।